एक सवाल है आपसे। मान लीजिए आपने जीवन में बहुत मेहनत करी हो, लेकिन उस मेहनत का कभी फल नहीं मिला, तो कैसा लगेगा आपको? क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है, या जीवन हमको कुछ और भी सिखाना चाहता है? ध्यान देना, 10वें भाव में हमने बात करी थी कर्म की, लेकिन क्या हर कर्म तुरंत फल दे देगा? नहीं। कई बारी तो इंसान सही दिशा में सही कर्म करता है, फिर भी उसे बहुत समय लगता है। क्यों? इसी प्रश्न से हम 11वें भाव की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, ग्रीन कॉस्मो में आपका स्वागत। अधिकांश विद्यार्थी ज्योतिष में 11वें भाव का नाम सुनते ही बोलते हैं यह लाभ का भाव है। कुछ तो कहते हैं यह आय का भाव है, और कुछ कहते हैं यह धन का भाव है। शास्त्रों में भी इन विषयों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अब एक प्रश्न हमको सोचना चाहिए, क्या लाभ केवल धन तक सीमित है? ध्यान रखना, यदि 11वें भाव को केवल धन कह दिया, तो हम 11वें भाव का एक्चुअल एसेंस यानी कि वास्तविक स्वरूप खो देंगे। कल्पना करके देखो, एक किसान ने पूरे साल बहुत मेहनत करी, बीज बोया, खेत की नौलाई, सिंचाई, खेत संभालना। अब बताओ, उसकी मेहनत का जो परिणाम है दिखाई देने वाला, वो क्या होगा? जाहिर सी बात है, फसल। लेकिन फसल सिर्फ अनाज तक सीमित है, या पूरे साल जो उसने कर्म किए अलग अलग प्रकार के, उन सभी कर्मों का दिखाई देने वाला रिजल्ट है? यहीं से पूरी बात बदल जाती है। 11वां भाव सिर्फ कमाई का भाव नहीं, कर्म के परिपक्व फल का भी भाव है, यानी कि मेच्योर्ड रिजल्ट का भाव हो। बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो एकादश भाव का संबंध लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्र, प्राप्ति आदि शब्दों से किया गया है। पहली दृष्टि में तो ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। सोचकर देखिए, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? ध्यान देना, इन सभी का संबंध प्राप्त होने से है, यानी कि जो आपके कर्म पूरा होने के बाद आपके जीवन में आता है। अच्छा, एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है, क्या हर इच्छा पूरी होनी चाहिए? चलो जीवन से समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो रोज मिठाई खाना चाहता है जबरदस्ती। क्या उसकी हर इच्छा पूरी हो जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि हर इच्छा कल्याणकारी नहीं होती, यानी कि बेनिफिशियरी नहीं होती। शास्त्र 11वें भाव को सिर्फ इच्छा नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति। और यहीं पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों बातों में। अब एक और प्रश्न उठता है, ऋषियों ने मित्र शब्द को 11वें भाव में क्यों रखा? तो जरा सोच कर देखिए, क्या एक किसान अकेले अपने आप अपने बल पर अपना हल भी बनाएगा, बीज भी तैयार करेगा, सिंचाई भी करेगा, फसल भी बेचेगा, घर भी बनाएगा? क्या ये संभव है? नहीं। समाज एक्चुअली में सहयोग से चलता है। मित्र सिर्फ आपके साथ बैठने वाले लोग नहीं होते, मित्र आपके जीवन की विस्तारित शक्ति हैं, यानी एक्सपेंडेड। 10वां भाव समाज के लिए आपका योगदान बताता है, तो 11वां भाव समाज से मिलने वाला सहयोग बताता है। आप जितना अकेला कर सकते हैं उतने की सीमा है, लेकिन अगर आपको सही लोगों का साथ मिल जाए, सही मित्रों का साथ मिल जाए, तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये बताओ, क्या जीवन में सबसे बड़ा लाभ हमेशा धन ही होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत धनवान है, और उसका कोई मित्र नहीं है, किसी पर उसको विश्वास नहीं है, किसी से अपनापन नहीं है, तो क्या वास्तव में वह व्यक्ति समृद्ध होगा? इसी की जगह दूसरा व्यक्ति मध्यम आय वाला है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं समाज में से, तो अब बताओ कौन अधिक समृद्ध होगा?
शायद इसीलिए 11वें भाव को केवल आय का भाव नहीं, जीवन में प्राप्तियों का भाव कहा गया हो। चलिए, अभी तक हमने समझा कि 11वां भाव केवल धन का भाव नहीं बल्कि प्राप्तियों का भाव है। लेकिन अब एक प्रश्न और उठता है, ऋषियों ने लाभ, मित्र, बड़े भाई बहन, आय, इच्छा पूर्ति आदि को एक ही भाव में क्यों रखा? क्या इन सब में कोई कॉमन फैक्टर है? जरा सोच कर देखिए। आपके पास मान लेते हैं बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन कोई उन आइडियाज पे विश्वास नहीं करता, तो क्या आपके आइडिया समाज तक पहुंचेंगे? शायद नहीं। वहीं अगर आपके वही विचार, वही आइडियाज सही लोगों तक पहुंच जाएं, तो क्या होगा? आपका वह विचार हो सकता है आंदोलन भी बन जाए। जीवन में कुछ उपलब्धियां अकेले मिलती हैं, लेकिन जीवन की जो अधिकांश बड़ी उपलब्धियां होती हैं वह सिर्फ संयोग से मिलती हैं। और यही 11वें भाव का मूल सिद्धांत है। चलिए अब बात करते हैं 11वें भाव को बड़े भाई बहनों का भाव क्यों कहा गया। तो प्राचीन समाज में परिवार केवल साथ रहने की व्यवस्था नहीं होती थी, वह सीखने की भी व्यवस्था थी। इसी के माध्यम से बच्चे सीखते थे। बड़ा भाई या बड़ी बहन अक्सर उस मार्ग पर पहले चल चुके होते हैं जिस पर अब छोटा सदस्य चलने वाला होता है। इसीलिए वे केवल रिश्तेदार नहीं बल्कि अनुभव के स्रोत भी हैं आपके जीवन में। यहीं पर फिर वही सूत्र दिखाई देता है, यानी कि आप अकेले नहीं बढ़ रहे, सहयोग से बढ़ते हैं। अच्छा, अब बताओ, क्या हर परिचित व्यक्ति मित्र होता है? नहीं। और क्या हर मित्र आपके विकास में सहायक होता है? ऐसा भी नहीं। ध्यान देना, मित्र वह नहीं जो केवल आपके साथ समय बिताए। मित्र वह है जो आपके हुनर, आपकी क्षमता को और बड़ा बना दे। 11वां भाव संख्या नहीं बताता है, गुणवत्ता बताता है। सैकड़ों परिचित जीवन नहीं बदलते, लेकिन कभी कभी एक सही मित्र पूरा जीवन बदल देता है। आय की बात करते हैं। हम लोग आज आय को केवल वेतन या व्यापार या धन तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सोच कर देखो, क्या एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का विश्वास नहीं कमाता? क्या यह आय नहीं है? एक डॉक्टर समाज में सम्मान नहीं कमाता? क्या यह प्राप्ति नहीं है? ध्यान देना, धन सिर्फ एक रूप है, पूरा अर्थ नहीं है। चलिए अब हम वापस इच्छा की बात पर लौटते हैं। तो सोचकर देखिए, क्या हर इच्छा पूरी हो जाने से मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है? मान लीजिए एक विद्यार्थी है, कहता है यदि मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर एक नई इच्छा उसके अंदर आती है, फिर कुछ समय बाद फिर एक नई इच्छा आती है। ऐसे करते करते चलता रहता है। ध्यान देना, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और यहीं से पूरी बात बदलती हो। ऋषि जन हमको यहाँ इच्छा पूरी करना नहीं बता रहे, इच्छाओं को समझना बता रहे हैं। एकादश भाव ये नहीं पूछता तुम्हें कितना मिला, एकादश भाव पूछता है जो मिला क्या वह तुम्हें अंदर से समृद्ध बना रहा है? क्योंकि अगर प्राप्तियां बढ़ती जाए ना तो संतोष घटता जाता है और वास्तविक लाभ अधूरा रह जाता। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक युग के शब्द की, नेटवर्किंग। शास्त्रों में तो ये शब्द नहीं था, लेकिन शास्त्रों ने इस सिद्धांत का इशारा किया है। उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक वृक्ष है, तो क्या वह अकेला जीता है? नहीं। उसकी जड़ें हैं, मिट्टी है, जल है, सूक्ष्म जीव है, हवा है, सूर्य है, सबके साथ उसका एक संबंध स्थापित है, और वो जो दिखता नहीं। यही एक्चुअली में नेटवर्क की कहानी में। समृद्धि केवल साधनों से नहीं आएगी, विश्वसनीय संबंधों से आएगी। यदि 10वां भाव आपका कर्म है,
तो 11वां भाव उस कर्म का समाज में खिलना बताता है। फसल बीज बोने के दिन ही नहीं मिलती, समय, धैर्य, सहयोग के बाद मिलती है। इसीलिए 11वां भाव केवल लाभ का नहीं, सार्थक प्राप्तियों का भाव है। अब हम 11वें भाव को कुंडली की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी पूरी श्रृंखला का एक ही नियम है, पहले जीवन फिर कुंडली। यदि जीवन समझे बिना हम सीधे कुंडली पे और भाव पे पहुंच जाएंगे और फल बताना शुरू कर देंगे, तो हम ज्योतिष नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सूचना को पढ़ रहे हैं। ऋषियों का उद्देश्य सूचना देना नहीं था, समझ को बढ़ाना था। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न और उठता है, क्या हर धनवान व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है? और क्या हर कम खाए वाला व्यक्ति एक्चुअली में गरीब होता है? शायद हम समृद्धि को बहुत छोटे अर्थ के साथ समझ रहे हैं। धन समृद्धि का एक भाग है, पूरा अर्थ नहीं। जब हम बात करते हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र की, फल दीपिका की, सरावली आदि की, तो 11वें भाव का संबंध लाभ, आय, मित्र, बड़े भाई बहन, इच्छा की पूर्ति, प्राप्ति आदि शब्दों से विचार करने को कहा गया है। लेकिन फलादेश करते वक्त केवल भाव नहीं देखा जाता, हमें विचार करना होता है भाव का, भाव के स्वामी का, भाव में स्थित ग्रहों का, भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों का, ग्रहों के बल का, दशा, गोचर और वर्ग कुंडलियों का साथ साथ, तब जाके फलादेश होता है। क्योंकि एक योग हर कुंडली में एक जैसा परिणाम नहीं देगा। कुंडली तो अलग अलग तत्वों का संतुलित तंत्र होती है। यदि 10वां भाव समाज को दिया गया योगदान है ना, तो 11वां भाव समाज से प्राप्त होने वाला विश्वास है। और जब योगदान और प्राप्ति दोनों संतुलन में हो जाते हैं, तभी एक्चुअली में समृद्धि जन्म लेती है। आज के अभ्यास के लिए कुंडली मत देखना, एक कागज लेना और 2 लिस्ट बनाना। पहली, मेरे जीवन की 5 सबसे बड़ी प्राप्तियां। दूसरी, इन 5 प्राप्तियों में किन किन लोगों का सहयोग था। फिर ध्यान से देखना, तो आप पाएंगे कि कोई भी अकेला समृद्ध नहीं बनता। अपने जीवन के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करी। मन ही मन उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी प्राप्तियां अक्सर रिश्तों के और मित्रों के रूप में आती। यदि एकादश भाव प्राप्ति है तो एक प्रश्न बनता है यहाँ, जब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो मनुष्य छोड़ेगा क्या? और साथ ही साथ त्याग, मुक्ति, एकांत और जीवन का अंतिम विसर्जन इस भाव से देखा जाता है। इन्हीं शब्दों से शुरुआत करेंगे हम द्वादश यानी कि 12वें भाव की। याद रखिएगा, फसल कभी एक दिन में नहीं उगती। फसल तो बीज, परिश्रम, धैर्य और प्रकृति के सहयोग से तैयार होती है। शायद जीवन की समृद्धि भी ऐसे ही तैयार होती है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है वह धनी तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि समृद्ध हो। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।